हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। और हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन और उससे संबंधित घटनाएं। कक्षा है 10। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में अंग्रेज़ों के रिटायर्ड अफसर A.O. ह्यूम की अगुवाई में हुई और प्रारंभ में कांग्रेस उदारवादी नेताओं के हाथ में उसका नेतृत्व हुआ करता था। इसके बाद धीरे धीरे करके जब कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवादी, उग्र विचारधारा के जब नेतृत्वकर्ता लोगों का आगमन हुआ, तब कांग्रेस में उसकी रीति और नीति, उसके कार्यक्रम क्रियान्वयन को लेकर के विवाद होने लगे। इस तरह से कांग्रेस 1905 के पहले 1885 से 1905 तक 20 वर्ष तक उदारवादी विचारधारा से प्रेरित रही, जबकि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो गया तब उग्र विचारधारा के जो राष्ट्रवादी नेता थे वो इस आंदोलन को बंगाल से बाहर पूरे देश में ले जाकर लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित, जागृत करना चाहते थे। जबकि उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे वो इस आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे और वे ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज कांग्रेस का दमन करें। जबकि उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग अपने क्रियान्वयन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि हम इस आंदोलन को बंगाल से बाहर ले जाकर रहेंगे, और वह इसमें सफल हुए। जनता की जो भावना थी वह उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों के साथ में जुड़ी हुई थी। आखिरकार दोनों लोगों के बीच आपस में थोड़ी थोड़ी खटापटी चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आया जब दोनों विचारधारा के बीच टकराहट बहुत ज़्यादा हो गई और यह टकराहट अंत में विभाजन के रूप में सामने आई। और यह विभाजन जो सूरत अधिवेशन के दौरान हुआ उसे कहा गया सूरत की फूट। आज हम उसी सूरत की फूट को समझने जा रहे हैं, तो चलिए हम देखते हैं। बंग भंग की जो घटना थी उसका कांग्रेस की राजनीति पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा के जो नेता थे वे सरकार के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिए तैयार थे ही नहीं। उदारवादी नेता जो थे वह इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखने के पक्ष में थे, जबकि उग्र राष्ट्रवादी जो नेता थे वे चाहते थे कि अब ब्रिटिश सरकार से सीधा मुकाबला हो ही जाए। अब दो तरह की विचारधाराएं कांग्रेस में एक साथ हो गई थी। इन दोनों के मौजूद रहते हुए कांग्रेस का 1905 का बनारस अधिवेशन और कोलकाता का 1906 का अधिवेशन संपन्न हो गए। उसमें बातचीत बनी रही, लेकिन कांग्रेस का जो अधिवेशन था वह 1907 में नागपुर में होना प्रस्तावित था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसका स्थान बदलकर सूरत कर दिया गया। इस समय तक कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवादी विचारों और आंदोलनों को लेकर बहुत अधिक तीव्रता आ चुकी थी। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग सूरत अधिवेशन के लिए लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु उदारवादी नेता ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया और बस यहीं से शुरू हो जाता है उग्र राष्ट्रवादियों का विरोध। विरोध के कारण अधिवेशन का पहला दिन सभा स्थगित कर दी गई। दूसरे दिन बाल गंगाधर तिलक ने सबके सामने यह बात रखी कि यदि स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को पुष्ट किया जाए, कांग्रेस अपने मंच पर लेकर आए, अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित करे, तो अध्यक्ष पद के लिए जो विवाद हुआ है उसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन उदारवादियों ने इन प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया, सिरे से नकार दिया। और जैसे ही उदारवादियों ने अधिवेशन में इन प्रस्तावों को मानने से इनकार किया, अधिवेशन में अव्यवस्था हो गई, अशांति फैल गई, अफरा तफरी हो गई, यहाँ तक कि जूतम पैजार तक हो गई। उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि उदारवादियों ने उग्र राष्ट्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। उग्र विचारधारा के जो राष्ट्रवादी थे वह उदारवादी विचारधारा के राष्ट्रवादियों को आंदोलन की राह में बहुत बड़ी बाधा मानते थे। ऐसा ही उस तरफ भी था। उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे वो उग्रवादी विचारधारा के लोगों से सहमत नहीं हुआ करते थे, और उदारवादी विचारधारा के जो नेता थे वो किसी भी तरह से कांग्रेस को
उग्र राष्ट्रवादी नेतृत्व के हाथों में जाने से बचाना चाहते थे। उदारवादी लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पर उग्र राष्ट्रवाद की छाया भी पड़े, क्योंकि वो ये मानते थे कि यदि उग्रता से हमने काम लिया तो ये अंग्रेज कांग्रेस का दमन करने से पीछे नहीं हटेंगे और उदारवादियों के बीच और उग्र राष्ट्रवादी विचारधाराओं के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई। सूरत अधिवेशन की घटना ने कांग्रेस के उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी नेताओं को सोचने पर विवश कर दिया। ये लोग आपस में कुछ समन्वयवादी नेता भी होते हैं। उन समन्वयवादी नेताओं ने आपस में मतभेद दूर करने की कोशिश भी की, दोनों पक्षों के कुछ नेताओं को साथ में बिठाला भी, लेकिन इन नेताओं के बीच मतभेदों को समाप्त नहीं कर पाए और दोनों विचारधारा के लोग एकमत नहीं हो पाए और अंततः कांग्रेस में विभाजन हो गया। उदारवादी कांग्रेस के लोगों का कब्जा कांग्रेस पर बना रहा और उग्र राष्ट्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया और इस तरह से जो कांग्रेस में विभाजन हुआ उसे ही हम कहते हैं सूरत की फूट या सूरत का विभाजन। कांग्रेस का जो यह विभाजन था, सूरत अधिवेशन की यह फूट थी, यह राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बड़ा विनाशकारी सिद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इसे अपनी जीत के रूप में लिया। सूरत के अधिवेशन से स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन था उसका एक नया अध्याय आरंभ होता है। अभी तक जो राष्ट्रवादी चेतना मध्यम वर्ग के, शिक्षित वर्ग के लोगों तक सीमित थी, उदारवादी नेतृत्वकर्ताओं के माध्यम से अब वह भावना कांग्रेस की सीमाओं को तोड़कर राष्ट्रव्यापी होती जा रही थी। बंगाल से वह धीरे धीरे निकलकर सारे देश में फैलती जा रही थी और इस तरह से जो भावना केवल कुछ शिक्षित और मध्यम वर्गों तक सीमित थी, वह भावना निकलकर आम जनता के मानस तक पहुंच गई। अब आम जनता भी स्वराज के लिए, आज़ादी के लिए उद्वेलित होने लगा, आंदोलित होने लगा था और इस प्रकार अब ये जो आंदोलन था वह जन आंदोलन बनने जा रहा था। तो आप लोगों ने कांग्रेस की इस फूट को सूरत की फूट के रूप में अच्छे से समझ लिया होगा, देख लिया होगा। मैं आपको बता दूं कि भारत की आज़ादी के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन था वह कांग्रेस के पहले से चला आ रहा था। जैसे कि हमने देखा 1857 की क्रांति जो थी वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वैसा संग्राम दोबारा ना हो इसके लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना की और 20 साल तक कांग्रेस लगभग उस रास्ते पर चली। लेकिन जब अपने त्याग और बलिदान के लिए जुझारू लोगों ने कांग्रेस में कदम रखा तो उदारवादियों और उग्रवादी विचारधाराओं के बीच में तनातनी होने लगी। इस तनातनी में हुआ यह कि बंगाल का जब विभाजन हुआ तो उग्रवादियों ने चाहा कि बंगाल के विभाजन के माध्यम से हम इस आंदोलन को सारे हिंदुस्तान में ले जाएं। उदारवादी उस आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, कांग्रेस को अंग्रेजों के कोप से बचाना चाहते थे। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार हमारे बारे में क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती। अरविंद घोष जैसे लोगों का तो ये तक कहना था कि यदि अंग्रेज आपको मारते हैं तो बदले में आप भी उनकी पिटाई कर दो। इस तरह से ये चीज़ें हुई और इन्हीं दो विचारधाराओं के बीच में संघर्ष की परिणति सूरत की फूट के रूप में सामने आई, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चेतना को आघात पहुंचाती थी, राष्ट्रीय चेतना के आंदोलन को चोटिल करती थी। हालांकि आने वाले टाइम में फिर से समझौता हो जाता है। जो समझौता आगे होगा इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगले वीडियो से हम देखेंगे गांधी युग के बारे में। 1905 से 1915 तक उग्रवादी विचारधारा के नेतृत्व में सारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। इसी बीच में दक्षिण अफ्रीका से एक व्यक्ति आता है और इस हिंदुस्तान में उस बागडोर को, राजनीतिक चेतना के आंदोलन की बागडोर को अपने हाथों में लेता है। उस बागडोर को तब तक संभाले रखता है जब तक भारत माता को गोरों की गुलामी से मुक्त नहीं कर देता। ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ेंगे गांधी युग में। तब तक आप लोग इन प्रश्नों को हल कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।